गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थर्ड अनुप्रयोग प्रकाशिक तंतु की बात की थी, ऑप्टिकल फाइबर की बात की थी। ऑप्टिकल फाइबर टॉपिक के लास्ट में हम ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, उसके अनुप्रयोगों की बात कर रहे थे। उसका लास्ट अनुप्रयोग जो था वो हमने सजावटी लैंपों में बताया था। हमने कहा था कि सजावटी लैंप जो है उसमें बारीक प्लास्टिक तंतु जो होते हैं वो एक लैंप के ऊपर बंच की फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं, और बंच में जो प्लास्टिक तंतु होते हैं उन तंतुओं के नीचे वाले सिरे में लैंप से प्रकाश प्रवेश करता है, और उन प्लास्टिक तंतुओं के भीतर से उनके अंदर से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए प्लास्टिक तंतुओं के ऊपरी मुक्त सिरों पर प्रकाश बिंदु के रूप में हमें दिखलाई पड़ता है। तो ये टॉपिक में मैंने बता दिया था, लेकिन मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि डायग्राम जब बता दिया जाता है तो माइंड में ईजीली वो टॉपिक बैठ जाता है। तो देखिए, ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना नहीं है। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये डायग्राम बनाना नहीं होता है, माइंड में बिठाने के लिए केवल ये डायग्राम में बता के चल रहा हूँ। ये कोई सजावटी लैंप है, उस लैंप का ये मैंने बल्ब बनाया है। यहाँ पर बल्ब को जब हम ऑन करेंगे, इस लैंप को जब ऑन करेंगे तो इस स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेगी, और वो प्रकाश किरणें इस स्रोत के ऊपर बारीक प्रकाश तंतुओं का एक बंच जो व्यवस्थित रहता है थोड़ी सी ऊंचाई पर, उसके अंदर प्रवेश करती है प्रकाश किरणें। किसमें? ये इस बंच में जितने भी प्रकाशिक तंतु ये मैंने दिखला रखे हैं, इन बारीक प्रकाशिक तंतुओं में ये प्रकाश किरणें प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के पश्चात हर प्रकाशिक तंतु में वो अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संश्रित होते हुए इन तंतुओं के इन ऊपरी सिरों पर पहुँचेगी। हर तंतु के ऊपरी सिरे पर प्रकाश किरणें पहुँचेगी, और हर तंतु का ऊपरी सिरा जो है वो चमकदार दिखाई देगा, एक चमकीले बिंदु के रूप में हमें दिखलाई देगा। तो ये जितने भी प्रकाशिक तंतु है उतने हमें प्रकाश बिंदु दिखलाई देंगे। तो इस बंच में बहुत सारे प्लास्टिक तंतु होते हैं, और हर प्रकाशिक तंतु का ऊपरी सिरा हमें प्रकाश बिंदु के रूप में चमकता हुआ दिखाई देगा। कब? जब हम इस सजावटी लैंप को ऑन करेंगे, या यूँ बोल दीजिए सजावटी लैंप को जब हम ऑन करेंगे तो हर प्लास्टिक तंतु का ऊपरी सिरा प्रकाश बिंदु के रूप में हमें चमकता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो ये डायग्राम आपको माइंड में रखना है, लेकिन ये आपको बना के दिखाना नहीं है। जब आप प्रकाशिक तंतु के अनुप्रयोग लिखें तो आपको केवल ये थ्योरी ही लिखनी है, ये डायग्राम बनाना नहीं है। क्लियर बात? तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाशिक तंतु की तो डिटेल में बात कर ली थी, सजावटी लैंप की भी मैंने बात कर ली थी। सजावटी लैंप में प्रकाशिक तंतु के अनुप्रयोग को मैंने बता दिया था, लेकिन ये डायग्राम मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको इसलिए दिखा दिया है ताकि आपके माइंड में ये बात क्लियर हो जाए कि किस तरीके से प्रकाश बिंदु के रूप में सजावटी लैंप जो है उसके प्लास्टिक तंतुओं के ऊपर हमें चमक दिखलाई पड़ती है। किसके रूप में? प्रकाश बिंदुओं के रूप में। क्लियर बात? अब आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का लास्ट अनुप्रयोग है, फोर्थ अनुप्रयोग है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण परावर्तक प्रिज्म में हम तीन पॉइंट्स में इसकी स्टडी करेंगे। देखिए, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म प्रकाश किरणों को 90 डिग्री के कोण से विचलित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है अभी हम बात करने वाले हैं। सेकंड जो है वो है प्रकाश किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित कर उल्टा प्रतिबिंब बनाने में। देखिए, ये कोई वस्तु है AB, और इसका प्रतिबिंब बना है A', B', जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है, और प्रकाश किरणें 180 डिग्री के कोण से विचलित होगी। ये देखिए, ये प्रकाश किरणें जो है वो आपतित प्रकाश किरणें हैं, लेकिन इस इस त्रिकोणीय प्रिज्म से जो प्रकाश किरणें निर्गत हुई है वो आपतित प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में निर्गत हुई है। इट मीन्स विचलन कितने डिग्री से हुआ? 180 डिग्री के कोण से विचलन हुआ है इन प्रकाश किरणों के सापेक्ष। क्लियर बात? फर्स्ट वाले में वो 90 डिग्री से विचलन था, 90 डिग्री से
था विचलन। यहाँ देखिए आपतित प्रकाश किरण ये, निर्गत प्रकाश किरण ये, तो आपतित के सापेक्ष निर्गत जो है वो 90 डिग्री के कोण पर बाहर निकली है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हुआ है। इस वाले में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो 2 जगह हुआ है, 2 फलकों पर हुआ है, 2 अंतरापृष्ठों पर हुआ है, इस वाले अंतरापृष्ठ पर और इस वाले अंतरापृष्ठ पर। कैसे हुआ अभी हम बात करने वाले हैं। और थर्ड जो है इसमें हमने कहा है कि किरणों को बिना विचलित किए, यहाँ तो देखिए किरणें विचलित हो गई है, आपतित प्रकाश किरण ये, तो इसके लिए निर्गत प्रकाश किरण जो है वो ये है। तो आपतित के सापेक्ष ये काफ़ी विचलित होकर निकली है। देखिए आपतित की दिशा ये है, निर्गत की दिशा ये है, जबकि यहाँ इस आपतित की दिशा ये है, तो इसके लिए जो निर्गत किरण है वो देखिए आप यहाँ से, इसके लिए निर्गत किरण ये है। आपतित की दिशा जो है वही निर्गत की दिशा है, आपतित ये है तो इसके लिए निर्गत ये वाली है, तो आपतित की जो दिशा है वही निर्गत की दिशा है। दिशा तो सेम ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपतित की सिद्ध में ही निर्गत प्रकाश किरण है, क्योंकि आपतित ये है तो इसके लिए निर्गत ये है, तो उसकी सिद्ध में तो नहीं है, सिद्ध में तो नहीं है, लेकिन दोनों है तो आपस में समांतरी, ये भी दोनों आपस में समांतरी है। इट मीन्स आपतित की दिशा में ही निर्गत प्रकाश किरणें होती है इस वाले केस में। तो किरणों को बिना विचलित किए, विचलन नहीं हुआ है, जिस दिशा में आपतित प्रकाश किरणें हैं उसी दिशा में निर्गत प्रकाश किरणें भी है, जबकि यहाँ जिस दिशा में आपतित प्रकाश किरणें हैं उसकी विपरीत दिशा में निर्गत प्रकाश किरणें हैं। तो यहाँ विचलन 180 डिग्री कौन से हुआ है, प्रतिबिंब यहाँ उल्टा बना था, प्रतिबिंब तो यहाँ भी उल्टा ही है, लेकिन यहाँ बिना विचलित किए उल्टा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रिज्म को काम में लिया गया है, और यहाँ प्रकाश किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित कर उल्टा प्रतिबिंब बनाने में काम में लिया गया है। तो प्रिज्म को आपने कैसे रखा है आपतित प्रकाश किरणों के सापेक्ष, उस पर डिपेंड करेगा कि ये सिचुएशन क्रिएट होगी या ये। अभी हम बात करेंगे इनकी डिटेल में। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस जगह हुआ है, इस वाले अंतरापृष्ठ पर हुआ है। यहाँ अपवर्तन हुआ है, यहाँ अपवर्तन हुआ है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ, और इन दोनों जगह जो है वो अपवर्तन है। लेकिन चूंकि अभिलंबित आपतित प्रकाश किरण है, और इतना हम जानते हैं अभिलंबित आपतित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से ये जो प्रिज्म है, जिनको हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बोल रहे हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन प्रिज्मों में प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस तरीके से होगा वो डिपेंड करेगा आपतित प्रकाश किरणों के सापेक्ष आपने प्रिज्म को किस तरीके से रखा है। क्लियर बात। तो उसके 3 पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं, 3 पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं, जिनकी हम एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है, एक रफ आइडिया दिया है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कांच, अब कांच में या तो क्राउन ग्लास होगा या फ्लिंट ग्लास होगा। अब क्राउन ग्लास के लिए क्रांतिक कोण का मान हमने बता रखा है 41.4 डिग्री, और फ्लिंट ग्लास के लिए, फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म के लिए, ये तो क्राउन ग्लास के प्रिज्म के लिए बताया था, और ये फ्लिंट ग्लास के प्रिज्म के लिए क्रांतिक कोण का मान बता रखा है हमने 31.31 डिग्री। कब के लिए, जब ये प्रिज्म किस में रखा हुआ हो, निर्वात या वायु में रखा हुआ हो। हम कुछ भी नहीं बोल के चलेंगे तो प्रिज्म को हम निर्वात या वायु में रखा हुआ ही मानेंगे। क्लियर बात। तो देखिए 41.4 डिग्री जो है वो भी 45 डिग्री से कम है, और 37.31 डिग्री जो है, 37.31 डिग्री जो है वो भी 45 डिग्री से कम है। यहाँ 45 डिग्री से मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ क्रांतिक कोण को, क्योंकि अभी प्रिज्मों में हम जब प्रकाश किरणों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान हम 45 डिग्री बताएंगे, 45 डिग्री बताएंगे। तो आपतन कोण का मान जो कि 45 डिग्री है वो क्रांतिक कोण के मान से, चाहे इस ग्लास से बना हुआ हो प्रिज्म, चाहे इस ग्लास से बना हुआ हो प्रिज्म, इनके लिए जो क्रांतिक कोण का मान है उनसे आपतन कोण का मान ज़्यादा ही होगा, आपतन कोण का मान ज़्यादा ही होगा। तो प्रिज्म से क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त ये भी तो है, 2 शर्तें हम बता के चलते हैं, उसमें एक शर्त ये भी तो है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस ग्लास का, क्राउन ग्लास का आपने प्रिज्म लिया है तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण है उससे भी आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। और फ्लिंट ग्लास का आपने प्रिज्म लिया है तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान होता है उससे भी आपतन कोण का मान ज़्यादा रहता है। तो चाहे आप किसी भी ग्लास का प्रिज्म इस्तेमाल कीजिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ही रहेगा इसके किसी फलक के आंतरिक पृष्ठ पर।
अभी हम देखने वाले हैं, के को देखेंगे तब बात करेंगे। अभी मैं सबके लिए जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए जनरल बात कर रहा हूँ इन तीनों पॉइंट्स के लिए। देखिए एक बार इसको रीड करके देख लेते हैं। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कांच से बने समकोणीय, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और ये जो रिमेनिंग दो एंगल्स है, शेष दो कोण है वो 45-45 डिग्री के होंगे। तो इस 45 डिग्री के सामने की ये भुजा, इस 45 डिग्री के सामने की ये भुजा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी लंबाई में, इसीलिए हमने बोला समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिकोणीय है, ये त्रिभुजाकार होता है। समकोणीय इसलिए बोल दिया है, एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये जो तीनों केसेज हम देख के चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इन तीनों में ही हमने समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म लिए हैं, लेकिन उनको आपतित प्रकाश किरण के सापेक्ष अलग अलग तरीके से रखा है। उसी बेस पर हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं इसके। 3 तरीके से हम यूज में ले सकते हैं इन प्रिज्मों को। अब पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके आपतित प्रकाश किरणें जो है उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके ये या तो 90 डिग्री से विचलित कर देते हैं आपतित प्रकाश किरणों को, या 180 डिग्री से विचलित कर देते हैं, या बिना विचलन के ही उनको सीधा निकाल देते हैं। हाँ, उनका क्रम उल्टा कर देते हैं। ऊपर वाली किरण नीचे निर्गत होती है, नीचे वाली किरण ऊपर निर्गत होती है। मैं अभी ये बातें क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखेंगे, देखते चलिए। जब प्रकाश की कोई किरण ऐसे प्रिज्म के किसी फलक पर अभिलंबत आपतित होती है, देखिए भले यहीं समझ लीजिए आप, ये प्रकाश किरण है इस फलक पर, प्रिज्म के इस फलक पर अभिलंबत आपतित है। यह आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर अगर मैं अभिलंब खींचूँ तो अभिलंब भी किसके लिए, अभिलंब इस अंतरापृष्ठ के लिए, इस फलक के लिए, प्रिज्म के इस फलक के लिए अगर मैं इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचूँ तो अभिलंब भी ये होगा और आपतित किरण भी यही है। इट मीन्स अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब स्नेल नियम से अगर हम देखें तो अपवर्तन कोण का मान भी हमें 0 डिग्री ही मिलेगा। क्लियर है बात। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। इट मीन्स बाहर से प्रिज्म के अंदर ये बिना मुड़े ही सीधी चली गई है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई है। देखिए वायु से कांच में गई है, वायु से प्रिज्म में गई है, लेकिन फिर भी इसका विचलन नहीं हुआ है, फिर भी इसका ये अपनी मूल दिशा के सापेक्ष मुड़ी नहीं है। क्यों नहीं मुड़ी है, क्योंकि अपवर्तन में भी हम ये बात बता के चलते हैं कि अपवर्तन की एक विशेष स्थिति में प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो बिना विचलन के, बिना मुड़े ही सीधे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। कब, जब वो अभिलंबत आपतित होती है। क्यों, अभिलंबत आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान तो 0 डिग्री होता है। अब स्नेल नियम से अगर आप अपवर्तन कोण का मान निकाल के देखें तो वो भी 0 डिग्री मिलेगा। तो अपवर्तन कोण का मान 0 डिग्री होने का मीनिंग ये हुआ कि अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब के ऊपर से ही गुजरेगी। तो अभिलंब यहाँ पर यही तो है, तो इसी के ऊपर से गुजरेगी, तो अपवर्तित किरण भी यही है और आपतित किरण भी यही। क्लियर है बात। तो अभिलंबत आपतित किरण, अभिलंबत आपतित किरण जो है वो बिना विचलन के सीधे ही अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर देखिए ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं, यहाँ इस वाले फलक पर अभिलंबत आपतित है तो ये भी बिना मुड़े सीधे ही निकल गई है, सीधे ही निकल गई है। लेकिन यहाँ पर हमने अपवर्तन नहीं दिखाया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाया। कैसे दिखाया अभी बात करते हैं। अभिलंबत आपतित होती है तो वो सम्मुख फलक के आंतरिक पृष्ठ पर, यहाँ तो अभिलंबत आपतित होगी, अभिलंबत आपतित है तो बिना मुड़े सीधे ही अंदर प्रवेश करेगी। अंदर प्रवेश करके ये सम्मुख फलक और इस सम्मुख फलक का बाहरी पृष्ठ तो इस ओर वाला पृष्ठ और अंदर वाला पृष्ठ इस ओर वाला पृष्ठ, तो सम्मुख फलक के आंतरिक पृष्ठ पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। देख सकते हैं आप, ये वाला जो एंगल मैंने बताया, देखिए ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर मैंने अभिलंब खींचा है। ये अभिलंब किसके लिए है, ये इस वाले फलक के लिए, QR फलक के लिए मैंने ये अभिलंब दिखाया। अभिलंब आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण हो गया। तो ये आपतन कोण जो होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है, ये भी 45, और इस वाली किरण के लिए भी यहाँ आपतन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। जबकि क्रांति कोण हम कितना बता के चल रहे हैं, क्रांति कोण या तो 41.14 डिग्री या 37.31 डिग्री। वो ग्लास पे डिपेंड करेगा कि कौन से ग्लास का ये प्रिज्म, लेकिन चाहे 41.14 डिग्री हो चाहे 37.31 डिग्री हो, 45 डिग्री से तो कम ही है। इट मीन्स आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा है। 45 डिग्री इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा है। तो चाहे किसी भी ग्लास का आप ये प्रिज्म लें, आपतन कोण का मान जो कि 45 डिग्री है क्रांति कोण के मान से ज़्यादा ही होगा। क्लियर है बात। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त तो यहाँ पूरी होगी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में संचित होते हुए सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ से
यहाँ तक की प्रकाश किरण को हम आपतित किरण मान सकते हैं इस वाले अंतरापृष्ठ के लिए, इस वाले फलक के लिए। अंतरापृष्ठ इसलिए बोल के चल रहा हूँ इस वाले पृष्ठ को मैं, क्योंकि इसके इस ओर कांच है, इस ओर वायु है। तो ये कांच वायु अंतरापृष्ठ हो गया, सघन विरल अंतरापृष्ठ हो गया। क्लियर है बात। तो ये आपतित प्रकाश किरण किस वाले अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित हुई है? ये सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित हुई है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की एक शर्त ये भी तो है कि प्रकाश किरण सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आपतित होनी चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ज़्यादा है ही यहाँ पर। क्लियर है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन की दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही है, इसीलिए इस प्रकाश किरण का यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन होने का मीनिंग ये हुआ कि ये प्रिज्म के अंदर से आकर यहाँ आपतित हुई है तो वापस प्रिज्म के अंदर ही रिटर्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियमानुसार ही किरण परावर्तित होती है, परावर्तन के नियमों का ही पालन होता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है तो परावर्तन ही। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी तीव्रता की ये प्रकाश किरण है, परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण हमें मिलेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश किरण मिल रही है उसकी तीव्रता उतनी ही होगी जितनी आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता है। इसीलिए बोला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंतरिक परावर्तन इसलिए क्योंकि प्रिज्म के अंदर से आते हुए यहाँ आपतित हुई है लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि ये पारदर्शी है पृष्ठ, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रतिबंध यहाँ संतुष्ट हो गए हैं, तो वो बाहर नहीं निकल सकती है, इसका अपवर्तन नहीं होगा बाहर की तरफ, ये अंदर ही वापस लौट आएगी। कांच के अंदर चल रही थी, कांच वायु अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित हुई और वापस कांच में ही रिटर्न होगी, प्रिज्म में ही लौट आई परावर्तित होकर। तो जितना कोण ये है उतना ही कोण ये वाला होगा परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियमानुसार ये परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होकर इस वाले फलक पर आकर देखिए अभिलंबत आपतित हुई है। तो अभी हमने बताया था अभिलंबत आपतित प्रकाश किरण तो बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधे ही दूसरे माध्यम में वायु में निकल आएगी। क्लियर बात। तो यहाँ विचलन नहीं हुआ है, यहाँ भी विचलन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है मैंने बता दिया है, क्योंकि ये अभिलंबत आपतित प्रकाश किरणें हैं और अभिलंबत आपतित प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश भी करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकलती है तो वो बिना विचलन के सीधे ही निकल जाती है। क्लियर बात। तो ये यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। अब ये दो प्रकाश किरणें जो हमने ली है, ये एक बिंब लिया है हमने, बिंब के फुट से आ रही है ये प्रकाश किरण, बिंब के हेड से आ रही है ये प्रकाश किरण। तो देखिए हेड से जो आ रही है वो यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तित हुई, फिर यहाँ से बिना विचलन के सीधे निकल गई तो ये आई। तो बी के लिए यहाँ हमने बी डैश बता दिया है और एक के लिए यहाँ पर देखिए ए से आने वाली ये है, ये ए डैश बता दिया है। तो ए बी वस्तु के लिए हमने यहाँ इमेज बताई है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, जो कि बिंब के सापेक्ष कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से विचलित कर दिया है इस प्रिज्म ने, इस पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ने। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्यों बोला है? क्लियर होगी बात। क्योंकि इसने इन प्रकाश किरणों को पूर्णतः आंतरिक परावर्तित किया है, पूर्णतः आंतरिक परावर्तित किया है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश किरणों को 90 डिग्री से विचलित करने हेतु। तो प्रकाश किरणों को अगर अब हमें कहीं 90 डिग्री के कोण से विचलित करना हो बिना उनकी तीव्रता को परिवर्तित किए, देखिए जितनी तीव्रता इनकी है उतनी तीव्रता इनकी भी होगी, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता परावर्तित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो दोनों बराबर होती है। परावर्तित की तीव्रता उतनी होगी जितनी आपतित की है। किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। सामान्य परावर्तन में तो परावर्तित प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता से, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के बराबर ही होती है, क्योंकि जिन बिंदुओं पर परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वहाँ पर प्रकाश का अवशोषण भी नहीं होता और न ही यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इट मीन्स पारगमन भी नहीं होता, न अवशोषण न पारगमन, केवल परावर्तन होगा। इसीलिए परावर्तित की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी आपतित की तीव्रता होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का, कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म को हम इस तरीके से यूज में ले सकते हैं प्रकाश किरणों की पथ को 90 डिग्री से विचलित करने हेतु। फिर देखिए सेकंड पॉइंट जो है उसमें हमने बताया कि प्रकाश किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित कर उल्टा प्रतिबिंब बनाने हेतु, वहाँ तो 90 डिग्री के कोण पर बना है प्रतिबिंब मूल बिंब के सापेक्ष। यहाँ देखिए बिंब हमने ए बी लिया है और इसके लिए प्रतिबिंब हमें इसके सापेक्ष उल्टा मिला है, उल्टा मिला है। लेकिन बिंब व प्रतिबिंब बराबर आकार के हैं,
फर्स्ट पॉइंट में भी बराबर आकार के थे, इसमें भी बराबर आकार के हैं, केवल बिंब का उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, बिंब का उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। और इस प्रतिबिंब की तीव्रता बिंब की जितनी तीव्रता है लगभग उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो लगभग उतनी ही तीव्रता के बनेंगे जितनी आपतित प्रकाश की तीव्रता है। जबकि सामान्य दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, उनकी तीव्रता थोड़ी कम होती है, वो थोड़ी कम तीव्रता के दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि सामान्य परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश का आंशिक अवशोषण भी होता है और परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर अपारदर्शी लेपन होने के बावजूद भी प्रकाश की थोड़ी बहुत मात्रा तो पारगमित होती ही है। इसीलिए परावर्तित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से थोड़ी कम होती है। इसीलिए परावर्तित किरणों से जो प्रतिबिंब मिलेगा हमें समतल दर्पणों से या गोलीय दर्पणों से, उसकी तीव्रता थोड़ी कम होती है यहाँ बने प्रतिबिंब की तुलना में। पूर्ण परावर्तक प्रिज्मों से बने प्रतिबिंब चमकीले होते हैं, जबकि सामान्य दर्पणों से, सामान्य परावर्तक पृष्ठों से, सामान्य परावर्तन से बने प्रतिबिंब जो होते हैं वो अपेक्षाकृत कम चमकीले होते हैं। जबकि पूर्ण परावर्तक प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बने प्रिज्म अपेक्षाकृत ज़्यादा चमकीले होते हैं। ये तो मैंने बात पॉइंट से हटकर कर ली है, जो कि इस टॉपिक के लास्ट में हम बताएंगे भी। यहाँ देखिए, प्रकाश किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित कर उल्टा प्रतिबिंब बनाने में, तो देखिए प्रिज्म को हमने इस तरीके से रख लिया है। पिछले वाले डायग्राम में प्रिज्म को हमने कैसे रखा था, देखिए उसमें ये दोनों लंबवत थी। अब ये 90 डिग्री वाला हमने इधर ले लिया है, यूँ बना दिया है डायग्राम को, यूँ। ये वाला जो फलक है ना, जो कर्ण है इस त्रिभुज का जो कर्ण है, वो हमने अब प्रकाश किरणों के सामने ले लिया है। इट मीन्स कर्ण पर हम प्रकाश किरणें आपतित करवा रहे हैं इसमें। क्लियर है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बोलते हैं हम। ये 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस होगी, कर्ण हो गई। क्लियर बात? तो कर्ण पर आकर प्रकाश किरणें आपतित करवाई हमने 2। तो ये 2 प्रकाश किरणें हैं, वो इस भुजा पर, इस फलक पर, प्रिज्म के इस फलक पर अभिलंबत आपतित है। तो अभी हमने कहा था कि अभिलंबत आपतित प्रकाश किरणें जो है वो बिना विचलित हुए दूसरे माध्यम में, इट मीन्स प्रिज्म के अंदर बिना विचलित हुए सीधे ही प्रवेश कर जाएगी। तो देखिए यहाँ मुड़ी नहीं है, यहाँ भी नहीं मुड़ी है, हालांकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, फिर भी ये अपवर्तित नहीं हुई है, मुड़ी नहीं है, बिना मुड़े ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई है। क्यों कर गई है हम देख चुके हैं। फिर यहाँ पर आकर इस वाले फलक पर, PQ फलक पर आकर यहाँ आपतित हुई, यह आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर ये मैंने अभिलंब दिखा रखा है, किस वाले फलक के लिए? PQ फलक के लिए। अब ये अभिलंब, ये आपतित किरण, अभिलंब आपतित किरण के मध्य का कोण आपतन कोण हो गया। अब इस आपतन कोण का मान मैंने बताया अभी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है वो क्रांतिक कोण, जो कि हमने 41.14 डिग्री या 37.31 डिग्री बता रखा, उससे ज़्यादा ही है। तो चाहे क्राउन ग्लास का प्रिज्म हो, चाहे फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म हो, किसी भी ग्लास का प्रिज्म हो, आपतन कोण का मान ज़्यादा ही होगा क्रांतिक कोण के मान से। और प्रकाश किरण किस ओर से किस ओर आ रही है? देखिए, कांच से संचित होते हुए कांच वायु अंतराप्रस्थ पर, इट मीन्स सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई है। तो अंतराप्रस्थ तो है सघन विरल अंतराप्रस्थ, और आपतन कोण का मान हो गया क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा। तो पूर्णांतिक परावर्तन की जो शर्त है, जो प्रतिबंध है, वो संतुष्ट होंगे। इसीलिए इस प्रकाश किरण का यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तन होगा। ये बाहर की ओर पारगमित नहीं हो सकती, बाहर की ओर ये निकल नहीं सकती। हालांकि ये पारदर्शी पृष्ठ है, तो पारदर्शी पृष्ठ से प्रकाश किरण का पारगमन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। इट मीन्स ये कांच के अंदर चल रही थी और वापस कांच के अंदर ही परावर्तित हो जाएगी। इट मीन्स प्रिज्म के अंदर चल रही थी, प्रिज्म में वायु अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होने के कारण पूर्णांतिक परावर्तन हो गया है। क्लियर बात? वापस प्रिज्म के अंदर ही लौट आई है, बाहर निकलने की बजाय। ऐसे ही इसके लिए भी बता सकते हैं हम। क्लियर बात? ये भी पूर्णांतरिक परावर्तित होगी। फिर ये पूर्णांतरिक परावर्तित होकर यहाँ पर आकर आपतित हुई, ये पूर्णांतरिक परावर्तित होकर यहाँ पर आकर आपतित हुई। इस वाले फलक पर, ये वाला फलक भी क्या है? ये वाला फलक देखिए, इन वाली प्रकाश किरणों के लिए सघन विरल अंतराप्रस्थ है। कांच सघन, वायु विरल, सघन विरल अंतराप्रस्थ है। और फिर से यहाँ पर आपतन कोण का मान, फिर से यहाँ पर आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपतन कोण है 45 डिग्री और क्रांतिक कोण हमने बताया कि ग्लास पे डिपेंड करेगा कौन से ग्लास का ये प्रिज्म आपने लिया है। लेकिन किसी भी ग्लास का आप प्रिज्म लीजिए, आपतन कोण जो कि 45 डिग्री है वो क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ही होगा। तो ज़्यादा है तो फिर यहाँ से फिर से पूर्णांतरिक परावर्तन होगा परावर्तन के नियमानुसार। देखिए, यहाँ आपतन कोण जितना है परावर्तन कोण भी उतना ही है।
यहाँ आपतन कोण जितना है परावर्तन कोण भी उतना ही है। ऐसे ही यहाँ आपतन कोण जितना है परावर्तन कोण भी उतना ही है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परावर्तन के नियमानुसार ही होता है, उसमें परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर ही होता है। तो उस हिसाब से इन प्रकाश किरणों को हम विचलित करके डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, तो इस फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ आकर आपतित हुई इस फलक पर वापस, और इस फलक पर अभिलंबित आपतित हुई है ये दोनों प्रकाश किरणें। और अभी हमने कहा था कि अभिलंबित आपतित प्रकाश किरणें बिना विचलन के दूसरे माध्यम में वायु में सीधे ही निकल जाएगी, तो विचलन नहीं हुआ इनका। देखिए क्लियर बात। तो ये सीधी निकल गई है, ये सीधी अंदर गई थी, ये सीधी निकल गई है। क्यों सीधी निकल गई है पता है आपको? स्नेल नियम से आप देख सकते हैं, आपतन कोण आई का मान 0 होने पर स्नेल नियम से हम आर निकालें तो आर में 0 ही मिलेगा। इट मीन्स अभिलंबित आपतित प्रकाश किरण बिना विचलन के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में निकल जाती है। क्लियर बात। अब देखिए ये ए से जो प्रकाश किरण आ रही थी वो ये है, तो ये एक की इमेज ए डैश बना दिया हमने। बी से जो आ रही थी वो ये है, तो ये बी डैश बता दिया है। क्लियर बात। तो ए बी के रेस्पेक्ट में, ए बी के सापेक्ष ए डैश बी डैश उल्टा है। प्रकाश किरणें जो है निर्गत प्रकाश किरणें हैं वो आपतित प्रकाश किरणों के सापेक्ष विपरीत दिशा में बाहर निकली है। देखिए इनके संचरण की दिशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर बात। 180 डिग्री के कोण पर विचलित होकर बाहर निकली है मूल आपतित प्रकाश किरणों के सापेक्ष। या आपतित प्रकाश किरणों के सापेक्ष निर्गत प्रकाश किरणें 180 डिग्री के कोण पर बाहर निकली है, और प्रतिबिंब जो है वो मूल बिंब के सापेक्ष उल्टा प्राप्त हुआ है। तो यही बोला प्रकाश किरणों को 180 डिग्री के कोण से विचलित कर उल्टा प्रतिबिंब बनाने में। अब अगर प्रिज्म को आप ऐसे रखते हैं, देखिए फर्स्ट केस में प्रकाश किरणें अभिलंबित आपतित हुई थी पहली बार जब प्रिज्म के अंदर प्रवेश करी थी। यहाँ प्रिज्म के अंदर प्रवेश करी है तो यहाँ पर अभिलंबित आपतित हुई है इस वाले फलक पर। इस तरीके से आपने प्रिज्म को रखा था। सेकंड वाले में आपने प्रिज्म ये वही है, तीनों पॉइंट्स में प्रिज्म एक ही है, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में आपने प्रिज्म को इस तरीके से रखा है, तो इसमें भी प्रकाश किरणें अभिलंबित ही आपतित हुई है, लेकिन ये विकर्ण भुजा पर, ये कर्ण भुजा पर आपतित हुई है। अब आपने प्रिज्म को इस तरीके से रख लिया है, ये जो कर्ण है वो नीचे ले लिया है, 90 डिग्री के अपोजिट जो है वो कर्ण है। क्लियर बात। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। प्रिज्म वही है जो आपने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में बताया। अब ये दो प्रकाश किरणें लिए जो कि इस वाले फलक पर आकर आपतित हुई है, लेकिन देखिए अब अभिलंबित आपतित नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट में अभिलंबित थी आपतित प्रकाश किरणें, इसलिए प्रिज्म में जब प्रवेश कर रही थी तो बिना विचलन के सीधे ही अंदर प्रवेश कर गई थी, लेकिन यहाँ पर सीधे प्रवेश नहीं किया है इन्होंने। देखिए आपतित प्रकाश किरण, ये आपतन बिंदु, ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा में बताऊं तो यूँ सीधा आगे बढ़ूंगा, सीधा यही है आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा। तो मूल दिशा के सापेक्ष किस ओर मुड़ेगी है? जब विरल से सघन में जाएगी। बाहर वायु, विरल, अंदर कांच, सघन। तो विरल से सघन में आ रही है ये प्रकाश किरण, तो आपतन बिंदु पर ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले फलक के लिए अभिलंब खींचूँ तो अभिलंब कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, अभिलंब इस तरीके से होगा। तो इसको हमें अभिलंब की ओर विचलित करके भेजना है। तो यहाँ से अपवर्तित होगी, क्योंकि ये अभिलंबित आपतित नहीं है तो मुड़ेगी। ये भी अपवर्तित होगी, ये भी अपवर्तित होगी, और ये दोनों इस तरीके से इस पर आकर आपतित हुई। ये आधार बोल सकते हैं, प्रिज्म का आधार। वैसे 90 डिग्री अपोजिट साइड्स को कर्ण बोल रहे हैं, लेकिन अभी रखने के हिसाब से जिस फलक पर हम प्रिज्म को रखे हुए हैं उसको हम यहाँ आधार बोल के चलें अगर, तो प्रिज्म के आधार की ओर ये अपवर्तित होकर आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आपतित हुई है। यहाँ पर आपतन कोण ये हो गया, लेकिन आपतन कोण का मान यहाँ पर क्रांतिक कोण के मान से फिर से ज़्यादा होगा। यहाँ भी इस वाले के लिए भी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए अंतराप्रस्थीय कौन सा है? इधर कांच है, कांच माध्यम में संचित होते हुए आ रही है, दोनों प्रकाश किरणें इट में सघन माध्यम में संचित होते हुए आ रही है, और आकर सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा रहता है इनके लिए, तो ये वापस सघन माध्यम में ही पूर्णतः आंतरिक परावर्तित हो जाती है। क्लियर बात। फिर यहाँ आकर फिर से ये अपवर्तित होकर इस फलक से बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर भी अभिलंबित आपतित नहीं हुई है इस वाले फलक पर, तो इनका अपवर्तन होगा, ये मूल दिशा के सापेक्ष मुड़ेगी। मुड़ने में हम वही कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हैं कि सघन से
विरल में जब जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी और विरल से जब सेकंड में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। क्लियर है बात। तो हमें इस टॉपिक में अपवर्तन को इतना नहीं देखना है, हमें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करनी है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। अब देखिए ये वाली जो एज से प्रकाश किरण आ रही थी वो इस तरीके से होते हुए यूँ हो गई है। इट मीन्स ये प्रकाश किरण नीचे थी, ये प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण जो कि नीचे है, निर्गत प्रकाश किरणों में वो ऊपर हो गई है। और ये जो ऊपर थी प्रकाश किरण वो देखिए नीचे हो गई है। इसीलिए इस बिंब का उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ मिलेगा। ए बी के लिए उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है हमें। देखिए ए यहाँ नीचे है, ए यहाँ ए डैश यहाँ ऊपर हो गया है। ए की इमेज है ए डैश, बी की इमेज है बी डैश, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है। लेकिन प्रकाश किरणों को विचलित नहीं किया है इस प्रिज्म ने। विचलित नहीं करने का अभिप्राय ये है कि आपतित प्रकाश किरण की जो दिशा है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा फॉरवर्ड है, तो निर्गत प्रकाश किरणों की दिशा भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है, आपतित की भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर बात। हाँ, किरणों का क्रम जरूर उल्टा हो गया है। ऊपर वाली जो किरण है वो नीचे निर्गत हुई है और नीचे की जो किरण थी वो ऊपर की ओर निर्गत हुई है। किरणों का जो क्रम है वो जरूर उल्टा हो गया है, उत्क्रम हो गया है क्रम जो है। लेकिन प्रकाश किरणों के संचरण की जो दिशा है, दिशा इसकी भी मैंने बताई फॉरवर्ड डायरेक्शन में और निर्गत की भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए हमने कहा है बिना विचलित किए। जबकि यहाँ देखिए आपतित की फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जो निर्गत है वो रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए 180 डिग्री का कोण बताया था हमने। जबकि यहाँ 0 डिग्री का एंगल होगा, इसके बीच में भी 0 डिग्री, इसके बीच में भी 0 डिग्री। इसीलिए बोला बिना विचलित किए। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनाया, उल्टा। तो इस तरीके से प्रिज्मों में प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाकर हम विभिन्न प्रकार से प्रकाश किरणों को मूल दिशा के सापेक्ष विचलित कर सकते हैं। पहले में 90 डिग्री के कोण पर विचलित करके निकाला हमने, दूसरे में 180 डिग्री के एंगल पर, और थर्ड के अंदर हमने विचलित तो नहीं किया है लेकिन इन्वर्टेड इमेज बना ली है, उल्टी इमेज बना ली है। अब चाहे फर्स्ट पॉइंट हो, चाहे सेकंड पॉइंट हो, चाहे थर्ड पॉइंट हो, तीनों में जो इमेज बनी है उनका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल ही है। बस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमने इमेज को घुमा कर लिया है। यहाँ 90 डिग्री के एंगल पर घुमा कर लिया है, सेकंड और थर्ड में 180 डिग्री के कोण पर हमने उसको घुमा कर लिया है। क्लियर बात। तो जहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को आपको केवल किसी कोण पर घुमा कर देखना हो तो हम ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म यूज में ले सकते हैं। अब इनमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता लगभग वही होगी जो कि आपतित प्रकाश की तीव्रता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में न तो प्रकाश का अवशोषण होता है न पारगमन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित प्रकाश की तीव्रता लगभग उतनी होती है जितनी आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है। क्लियर है। अब यहाँ मैंने पूर्ण परावर्तक प्रिज्म एवं समतल दर्पणों से बने प्रतिबिंब की तुलना की है, जो मैं बता चुका हूँ। अभी मैंने बताया था कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब थोड़े कम चमकीले होते हैं, जबकि पूर्ण परावर्तक प्रिज्मों से बने प्रतिबिंब थोड़े ज़्यादा चमकीले होते हैं। कारण इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है, इसमें सामान्य परावर्तन से प्रतिबिंब बनता है। वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं आप, बता दिया है मैंने पूरा। थैंक यू।